Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं SSC ST 42B। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्पीड टेस्ट में हम लोग कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। हम इंग्लिश के सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे, मींस हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए। कुछ मज़ेदार से कॉन्सेप्ट्स, कुछ मज़ेदार से पॉइंट्स मिलने वाले हैं आज आपको। कॉपी और पेन निकाल के रखिए क्योंकि काफ़ी नए नए वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स आपके लिए तैयार हैं जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। सबसे पहला हमारे सामने एक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड सेक्शन है। एक बार देखेंगे रीअरेंजमेंट को, कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, कैसे करना है अरेंज, इन सारे ही पॉइंट्स पे कर लेते हैं बात। गॉन आर द डेज व्हेन यू स्टेड विद वन फर्म फॉर योर एंटायर करियर एंड मेड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स इन द ऑफिस। देखो फर्स्ट तो ये होने वाला है नहीं हमारा। दिस फेनोमेनन वॉज नोटेड इन अ रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट which found that the median tenure for employees below the age of 30 is just 2 years। देखो ये भी होने का फर्स्ट चांस नहीं है। दिस फेनोमेनन मतलब पहले कोई बात हो चुकी है यहाँ पे। द रिसर्च रिपोर्ट स्टेटेड दैट यंग पीपल टुडे आर टेम्प्टेड टू स्विच जॉब्स क्विकली। अब रिसर्च मतलब किसी तरह की इंट्रोडक्टरी पार्ट तो है नहीं, रिलेटेड पार्ट है, तो ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होने वाला। अब देखिए, as job longevity becomes a phenomenon of the past, there is a change in attitude in the modern generation towards employment। देखो जो जॉब लॉन्जिविटी थी, सबसे पहले अगर हम पास्ट की बात करें तो ये पास्ट का फेनोमेनन बन गया कहीं ना कहीं, ठीक है। जब लोग क्या करते थे, लंबे टाइम तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते थे, ये एक पास्ट का फेनोमेनन बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड इन द मॉडर्न जनरेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। आज की मॉडर्न जनरेशन में एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या बन गया है, चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है लोगों के दिमाग में। तो बिल्कुल ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डी के बाद हम किस स्ट्रक्चर पे जाएं? डी के बाद हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? बिल्कुल प्यार से स्ट्रक्चर को समझना। डी के बाद दिस फेनोमेनन, इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। दिस फेनोमेनन was noted in a recent research report which found that the median tenure for employees below the age of 30 is just 2 years। मतलब जो औसत रूप से 30 ईयर्स से कम के एम्प्लॉयज हैं जो जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिनिमम 2 ईयर्स, मतलब कि ये जो मीडियन है, जो औसत है, औसतन 2 ईयर्स वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो डी के बाद हम बी पे चले गए, और जैसे ही डी के बाद बी पे गए तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। जैसे ही हमें पता चला डी फर्स्ट है तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब जैसे ही हमें पता चला कि डी वाला पार्ट फर्स्ट होगा और डी के बाद वाला पार्ट बी होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा? ए वाला पार्ट, ठीक है। डी बी सी पे चले गए। द रिसर्च रिपोर्ट stated that young people today are tempted to switch jobs quickly। रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा स्टेट किया गया है that young people today are tempted to switch jobs quickly, कि जो यंग जनरेशन है वो जल्दी जल्दी से जॉब को स्विच करने में भरोसा रखती है, विश्वास रखती है, ठीक है। थर्ड के बाद हम लोग जा सकते हैं ए की ओर। लास्ट सेंटेंस ये है, फोर्थ। गॉन आर द डेज व्हेन यू स्टेड विद वन फर्म फॉर योर एंटायर करियर एंड मेड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स इन द ऑफिस। मतलब वो दिन चले गए अब, जब आप एक ऑफिस में रुकते थे, लंबे टाइम तक रहते थे और फ्रेंड्स बनाते थे वहां पे, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जाने वाला है यहां से डी बी सी ए, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के
बाहर जा रही है। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें देखना है क्या होना चाहिए। आई शुड हैव चार्ज्ड डबल द अमाउंट, मतलब मुझे डबल अमाउंट चार्ज करना चाहिए। ऐसा तो रिलेटेड क्लॉज ही हो सकता है, इंट्रोडक्टरी क्लॉज तो हो नहीं सकता हमारा। नाउ आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड गार्डनर सैलरी आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 500 रुपीज। अगेन ये नहीं हो सकता हमारा फर्स्ट। द जैस्मिन प्लांट्स फ्लावर्ड ट्वाइस एंड आई सोल्ड 250 ग्राम्स ऑफ बर्ड्स जस्ट फॉर 10 रुपीज। मतलब 250 ग्राम बर्ड्स 10 रुपीज के हिसाब से मैंने सारे जैस्मिन प्लांट्स को क्या किया, सोल्ड किया, बेच दिया। हैड आई चार्ज्ड एटलीस्ट, अब देखो फर्स्ट पार्ट तो यही होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लॉज को। फर्स्ट पार्ट तो यही होगा जो इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लॉज को। सी से हमने शुरुआत कर दी और सी के बाद हम चले गए किस पे, ए पे। आई शुड हैव चार्ज डबल द अमाउंट बट इट डिड नॉट अकर टू मी देन। मैं चाहता, मुझे चाहिए था क्या, अमाउंट को डबल चार्ज करना चाहिए था, बट इट डिड नॉट अकर टू मी देन, लेकिन ऐसा मेरे साथ तब नहीं हुआ भाई, उस टाइम मैंने ऐसा नहीं किया। तो सी के बाद हम ए पे चले गए। देखो बाकी सारे ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। सी के बाद हम ए पे चले गए और ए के बाद डी पे। थर्ड, हैड आई चार्ज्ड एटलीस्ट 20 रुपीज आई वुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। अगर मैंने कम से कम 20 रुपीज चार्ज किए होते, हैड आई चार्ज्ड एटलीस्ट 20 रुपीज आई वुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। अगर मैंने एक बंडल का, एक 250 ग्राम बर्ड्स का 20 रुपी चार्ज किया होता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। नाउ आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस द गार्डनर सैलरी आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 500 रुपीज़। ओवरऑल जो बिजनेस किया मैंने, टोटल सेल किया, उसमें अब मुझे गार्डनर की सैलरी के बाद में प्रॉफिट जो मिल रहा है वो सिर्फ 500 रुपीज़ का ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 250 ग्राम बर्ड्स 10 रुपीज़ का बेचा, ऐसा नहीं है पूरा बिजनेस 10 रुपीज़ का हुआ है। बिजनेस तो ज़्यादा का हुआ है और कुल मिला के उसका जो प्रॉफिट हो रहा है टोटल मिला के वो 500 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो कम से कम 100 यूनिट्स उसने बेची हैं ऐसे 10 रुपीज़ की, तो 1000 का हुआ और उसके बाद 500 उसका निकल गया और गार्डनर का सैलरी और 500 उसका प्रॉफिट हो गया। ऐसा कुछ समझिए। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। और भी जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपको बताना है कि किस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इन स्पाइट स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मैनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज गोइंग टू होस्ट अ लाइव शो। मतलब इन स्पाइट का यूज यहां पे हुआ है और हम सभी जानते हैं, या फिर इन स्पाइट ऑफ लगा दें या डिस्पाइट लगा दें, या फिर इन स्पाइट ऑफ लगा दें या डिस्पाइट लगा दें, सीधी सी बात है। ठीक है, इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज कर सकते हैं या डिस्पाइट लगा सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। ठीक है, अब इन स्पाइट ऑफ स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मैनी टेलीविजन सीरियल्स, बेसिकली एरर हमारा फोर्थ पार्ट में है, ये पार्ट हमें फोर्थ पार्ट में मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। इन स्पाइट ऑफ स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मैनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज गोइंग टू होस्ट अ लाइव शो। ठीक है, आंसर आपका डी पार्ट जाएगा और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर बिल्कुल करेक्ट है। मतलब काफी टेलीविजन सीरियल्स में स्मिता ने पहले पार्टिसिपेट किया था, ये फर्स्ट टाइम था कि जब वो होस्ट करने जा रही थी एक लाइव शो को, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये स्ट्रक्चर। आंसर डी पार्ट जाएगा और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। द लेडी लिसनड केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। अब यहां पे अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को तो किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिख रहा है आपको ये बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो लिसेंड पास्ट का स्ट्रक्चर है। द लेडी लिसेंड केयरफुली टू माई कंप्लेंट, लेडी ने मेरी शिकायत को अच्छे से सुना। बट आई डाउट, लेकिन मुझे संदेह है। शी विल, अब जब पास्ट से स्ट्रक्चर की शुरुआत कर ही दी है तो आगे विल कैसे लगा दोगे? विल की जगह आपको वुड का यूज करना पड़ेगा, विल की जगह आपको वुड का यूज करना पड़ेगा, और आंसर आपका जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेक्शन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है आपको गिवन सेंटेंस का। स्टेटमेंट क्या है? हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, हेमंत ने कहा, किससे कहा? होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा। क्या कहा? प्लीज टेल भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। अब अगर पर्सन का नाम है तो भरत से हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें हेमंत सेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट, तो पहली चीज तो ये है कि अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है तो प्लीज को हटाना है तो मुझे रिक्वेस्टेड लेना पड़ेगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्टेड वाला हमारे पास एक ऑप्शन बी वाला है, एक ऑप्शन डी वाला है, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, हो ही नहीं सकता। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, हो ही नहीं सकता। अब देखिए आगे के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके अंदर हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म, टू से स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर हमारा इंपरेटिव स्ट्रक्चर है और बिल्कुल ये इंपरेटिव स्ट्रक्चर है, रिक्वेस्टेड लगाने के बाद में प्लीज तो आएगा नहीं, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाने वाला है डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक स्टेटमेंट गिवन है, इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। यू हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग योर आंसर, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग योर आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका पैसिव फॉर्म क्या होने वाला है, ये देखिए आप, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का पैसिव फॉर्म क्या होने वाला है ये देखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो मिस्टेक को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नो डाउट। हैव मेड लिखा है तो मिस्टेक के साथ हैज बीन मेड हो जाएगा, और अगर हैज बीन मेड हो जाएगा तो यहाँ पे हैव बीन मेड है, यहाँ पे भी इज बीइंग मेड है, यहाँ पे हैड बीन मेड है। टेंस चेंज नहीं होता। एक्टिव से पैसिव में जब हम जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता। A mistake has been made by you in writing your answer. आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। ए पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। क्वाइट हो गया, क्वेश्चनर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया और क्वांटिफाई हो गया। अब इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का मतलब होता है प्रश्नावली, प्रश्नावली, ठीक है, और यही हमारा करेक्ट वर्ड भी है, यही हमारा अगर हम देखें तो करेक्ट वर्ड भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स की तो क्वाइट, QUITE, क्वाइट हो जाएगा हमारा। क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन QUALIFICATION, डबल एल नहीं होगा, एक ही एल जाएगा, ठीक है। अगला है क्वांटिफाई, QUANTIFY। क्वांटिफाई का मतलब होता है परिणाम निर्धारित करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं क्वांटिफाई को, ठीक है। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाएगा, सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट वर्ड का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा आपको ये बताना है। कॉम्प्लेसेंट वर्ड का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा? बेसिकली कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट,
संतुष्ट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जो पूरी तरह से क्या है, फुलफिल्ड है। मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ सेंस में इसको एरोगेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको किसी और का कुछ नहीं चाहिए, वो अपने में ही संतुष्ट है, ठीक है। तो वैसे तो ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन अगर आप देखें अभी सेटिस्फाइड सैनोनिम हो जाएगा। ट्रस्टेड भी कहीं ना कहीं जो विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है, उसका तो सैनोनिम या एंटोनिम कुछ भी होने का चांस नहीं है। कॉन्फिडेंट भी कहीं ना कहीं सैनोनिम से होते हुए जाएगा। और कॉन्फिडेंट में ही एरोगेंस, जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तभी एरोगेंस आता है। तो सबसे अच्छा जो अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे, देखो फंसाने वाला क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर ने फंसाया है यहाँ पे, लेकिन इसका जो आपको एग्जाम में आंसर मिल रहा है आपके, दैट इज ए पार्ट। कॉम्प्लेसेंट का जो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है दैट इज हम्बल। चल, एंटोनिम जो है इसका अगला सैलिएंट वर्ड है, SALIENT। सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख या मुख्य। सैलिएंट का मीनिंग क्या हो गया, प्रमुख या मुख्य, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं सैलिएंट को। तो प्रोमिनेंट का मतलब भी प्रमुख ही होता है, एंटोनिम तो ये होगा नहीं। स्ट्राइकिंग, आकर्षक से रिलेट कर सकते हैं, क्लियर स्पष्ट हो गया। नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो गया। और नेग्लिजिबल ही हमारा करेक्ट एंटोनिम होगा किसका, सैलिएंट। सैलिएंट का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। आंसर हमारा ए पार्ट जाने वाला, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चल आगे बढ़ते हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, प्यारा सा इडियम है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होने वाला है इस इडियम का, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। प्रीवियसली आपके एग्जाम में जब ये आया था तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट था। अब यहां पे अनएक्सपेक्टेड जैसा किसी में कुछ मिल रहा है, विनिंग आफ्टर लूजिंग अ गेम मैनी टाइम्स, नो चांस। समवन हु रन्स फास्ट एंड विन्स अ रेस, नो चांस। लॉकिंग द डोर टू कीप द रेन आउट, नो चांस। समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, कुछ भी अचानक से हुआ, जो मतलब कुछ भी सडन हैपनिंग है जो अचानक से हुआ, उसको हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें आंसर हमारा जाएगा बी पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली। आंसर बी पार्ट जाएगा। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जाने वाला है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो सैर्केस्टिक कॉम्प्लीमेंट होता है, समझ रहे हैं ना। देखने में तारीफ लग रहा है लेकिन है एक्चुअल में बुराई। हाँ, तो एक्चुअल में अगर हम देखें लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट। इंसल्टिंग रिमार्क्स अपीयरिंग एज प्रेज, ऐसे इंसल्टिंग रिमार्क्स जो दिखने में प्रेज जैसे, तारीफ जैसे लग रहे हैं लेकिन इंसल्टिंग रिमार्क्स, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। A spokesperson of the company explained that the media has misrepresented the facts about the accident in their building. अब देखो, misrepresented the fact on the accident, about के बारे में के सेंस में यूज होगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें misrepresenting द फैक्ट, देखो मिस रिप्रेजेंटिंग का यूज हैड के बाद तो करना गलत ही है, V3 का यूज करेंगे। मिस रिप्रेजेंट्स भी गलत हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तीनों ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो जो लिखा है वही सही है भाई, आंसर जाएगा बी पार्ट। अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन्ड दैट द मीडिया हैड मिस रिप्रेजेंटेड द फैक्ट अबाउट एक्सीडेंट इन देयर बिल्डिंग। हेड के बाद V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। आंसर सी पार्ट जाएगा। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द पोस्ट ऑफिस एंड बाय द टाइम आई हैव रीच्ड द काउंटर आई वॉज टोल्ड द प्रिंटर
वॉज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे आई हैव रीच्ड द काउंटर, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, एक लंबी सी लाइन थी एट द पोस्ट ऑफिस, एंड बाय द टाइम आई, सीधे सीधे सिंपल पास जाएगा या नहीं जाएगा? सीधे सीधे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंपल पास जाएगा। एट द टाइम आई रीच द काउंटर आई वॉज टोल्ड द प्रिंटर वॉज नॉट वर्किंग। तो जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचा मुझे बताया गया कि भाई प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ ऐसा। सो अब यहां से आपका आंसर जाने वाला है ए पार्ट, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। अब नो इंप्रूवमेंट, आई रीच द काउंटर, आई एम रीचिंग द काउंटर, कोई चांस ही नहीं, आंसर ए पार्ट जाएगा। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड का आपको चाहिए सैनोनिम। आइडेंटिकल वर्ड का आपको चाहिए सैनोनिम। अब यहाँ पे सिमिलर, लेजिबल, डिटेल्ड और परफेक्ट, क्या होना चाहिए हमारा आंसर? आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। अगर मैं आइडेंटिकल की बात करूं तो आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। ठीक है, आप सीधे सीधे आइडेंटिकल को समान से रिलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसका मतलब समान होता है, आइडेंटिकल मीन्स समान होता है, तो आप सिमिलर से इसे रिलेट कर सकते हैं। सैनोनिम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें लेजिबल की, लेजिबल का मतलब होता है सुपाठ्य या पढ़ने योग्य, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड, परफेक्ट, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं जो इसके सैनोनिम हो नहीं सकते। डिटेल्ड मतलब विस्तृत हो गया, परफेक्ट, तो ये तो कॉमन वर्ड्स हो गए हमारे, जो इसके तो कम से कम सैनोनिम्स नहीं हो सकते, क्योंकि आइडेंटिकल मीन्स समान हो गया, सिमिलर हो गया, और सिमिलर से हमने सीधे इसको रिलेट कर दिया ए पार्ट से। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ऑस्टेंटेशियस। अच्छा, ऑस्टेंटेशियस को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है जैसे दिखावा करना एक टाइप से। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या हो गया? दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है, शेखी, भड़कीलापन, कुछ ऐसे आप ऑस्टेंटेशियस को रिलेट कर सकते हैं। तो इसको आप अगर भड़कीले से रिलेट कर रहे हैं तो सीधे सीधे फ्लैशी हो जाएगा, फ्लैशी, भड़कीला, आकर्षक। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिस्टिंक्ट की बात करूं, यहाँ पे जो वर्ड है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। कंप्लीट पूरा हो गया, ट्रस्टेड, विश्वास पात्र हो गया। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक दूसरे के पास पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार को एक वर्ड में क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है, कॉन्स्टलेशन आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं इसको, तारों का समूह, डी पार्ट हमारा चला जाएगा आंसर। हम कंकॉक्शन की अगर हम बात करें तो कंकॉक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कंकॉक्शन का मतलब होता है मिश्रण। अगर मैं कंकॉक्शन की बात करूं तो ये मिश्रण हो गया, मिश्रण, अलग अलग चीजों का जो मिश्रण है। कॉन्फ्लैग्रेशन, अगर मैं कॉन्फ्लैग्रेशन की बात करूं तो इसका मतलब हो गया अग्निकांड, अग्निकांड। कॉन्फ्लैग्रेशन को अगर हम रिलेट करें तो इसका सीधा सा मीनिंग हो गया अग्निकांड, मतलब फायर से रिलेट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कन्फेडरेशन वर्ड की तो इसका मतलब संघ हो गया, संघ। बिल्कुल आंसर हमारा जाने वाला है डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले वर्ड पे। अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस। ऐसे प्लेस को एक वर्ड में क्या बोलेंगे हम? देखो, ग्रीन हाउस, नर्सरी या वेयर हाउस का कोई चांस ही नहीं। हर्बेरियम वुड बी द करेक्ट आंसर। और हर्बेरियम का मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। ठीक है, वनस्पति जो संग्रहालय है उसको हम हर्बेरियम से रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल जाने वाला है डी पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। एनी अकाउंट ऑफ द
reign of the king Harsh would remain dash without the a reference of Hanshang। यहाँ पे हेनशोंग की ही बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी हर्षवर्धन के टाइम का शासन का अगर कोई भी हम पॉइंट देखते हैं, वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है जब तक हम रेफर नहीं करते किसको, हेनशोंग को, ठीक है। वो क्या है, इनकम्प्लीट है, तब तक क्या है, इनकम्प्लीट है। फेमस प्रसिद्ध हो गया, एमिनेंट भी कहीं ना कहीं मुख्य प्रमुख प्रसिद्धि हो गया, अननोन अनजान हो गया, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। अगला, नेसेसरी सपोर्ट टू डैश द प्रोसेस ऑफ सेल इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय द बैंक्स इन द कंज्यूमर। अब यहां पे अगर हम देखें, नेसेसरी सपोर्ट टू फैसिलिटेट, कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज और फैलिसिटेट, ये फैसिलिटेट है, सबसे पहला आपका फैलिसिटेट है, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखें 94 के लिए, तो फैसिलिटेट, नेसेसरी सपोर्ट टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेल इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय द बैंक्स इन कंज्यूमर, कुछ ऐसा। मतलब नेसेसरी सपोर्ट किस चीज के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए प्रोसेस को, सेल के प्रोसेस को, इज बीइंग एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड किया जाएगा बाय द बैंक्स इन द कंज्यूमर, ठीक है। तो आपका जो अब फैलिसिटेट का मतलब किसी को प्रोत्साहन देना, सम्मान देना, फैलिसिटेट करना, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल बनाना हो गया, कंफ्यूज, ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे आपके। और आंसर आपका जाएगा कौन सा पार्ट, ऑप्शन आपका जाने वाला है, वेरी गुड, फोर्थ पार्ट आपका आंसर करेक्ट जाने वाला है, फैसिलिटेट। अगला, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखो, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि किसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, आपको ये बताना है। साथ में हम सारे वर्ड्स को भी जान लेंगे आखिर इनका मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें स्पेक्टेक्युलर, ये वर्ड को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे ये स्पेलिंग हमें गलत दिख रही है। स्पेक्टेक्युलर LAR होना चाहिए, ना कि LER, स्पेक्टेक्युलर, कुछ ऐसा ये जाना चाहिए। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं स्पेक्टेक्युलर की बात करूं तो इसका मतलब होता है शानदार, शानदार। विमिस्कल, अच्छा अगर मैं बात करूं विमिस्कल इस पर्टिकुलर वर्ड की, तो ये भी काफी प्यारा वर्ड है। अगर मैं विमिस्कल वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब हो गया सन की, कोई भी बंदा जो सन की है, बड़ी जल्दी सनक जाता है चीजों को लेकर, ठीक है, सन की टाइप का इंसान है विमिस्कल। अगर मैं कंटिन्यूअस वर्ड की बात करूं तो इसका बेसिक मीनिंग होता है एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, सटा हुआ, सटा हुआ, पास का, लगा हुआ, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आंसर आपका जाने वाला है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक क्लोज टेस्ट है हमारे सामने, एक बार देखेंगे इसको। इट्स टर्निंग आउट टू बी अ टफ समर फॉर द स्टेट विद एन अलार्मिंग डिप डैश ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब यहाँ पे क्या है, एक टफ समर होने वाला है स्टेट के लिए, मतलब टफ टाइम होने वाला है इस समर में, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी गिर रहा है। दो बैटल्स लड़ने हैं लोगों को, एक तो जो वाटर लेवल कम हो रहा है उसका प्रॉब्लम, और साथ में जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को लोगों को झेलना है। आसान सा स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। इट्स टर्निंग आउट टू बी अ टफ समर फॉर द स्टेट विद एन अलार्मिंग डिप डैश ग्राउंड वाटर लेवल्स, विद एन अलार्मिंग डिप डैश ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब यहां पे इसके बाद 96 में क्या होना चाहिए हमारा आंसर, फ्रॉम, इन, ऑन, विद। डिप के बाद आप सीधे सीधे क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। अलार्मिंग डिप इन ग्राउंड वाटर लेवल्स अक्रॉस डैश स्टेट, नियर बाय स्टेट, दी स्टेट, एवरी स्टेट, ऑल स्टेट। दी स्टेट सीधे सीधे आ जाएगा,
across the state. Experts fear residents dash soon, might, should, shall, can. यहां पे आप सीधे सीधे क्या might का यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. might soon have to battle and dash water crisis. अनलाइकली, अननोन, एवरेज और एक्यूट. एक्यूट सबसे अच्छा वर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे एक्यूट का मीनिंग हो गया तीव्र. एक्यूट वाटर क्राइसिस अलोंग डैश एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स. अलोंग के साथ आप विद का यूज करेंगे साथ साथ के सेंस में, अलोंग विद एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 100 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट. और आई होप आपको आज के सेशन से काफ़ी नए वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स मिल गए होंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और पार्ट्स के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.